जादुई मटर। ढोलकपुर गांव में श्याम अपनी पत्नी रम्या और बेटे डुग्गू के साथ रहता था। श्याम खेती करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने से उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। श्याम के बड़े भाई किशन ने श्याम को बंजर खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाले खेत अपने नाम करवा लिए थे। श्याम और रम्या पूरे दिन खेतों में खूब मेहनत करते थे, लेकिन समय पर बारिश नहीं होती थी और उस खेत में सिंचाई भी नहीं हो पाती थी। एक दिन की बात है। डुग्गू बेटा, चलो अभी खाना खा लो, फिर मुझे बाकी के काम भी देखने हैं। माँ, क्या आप हर रोज रोटी और चटनी खाने को देती रहती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, पर बेटा तुम अभी यही खा लो। डुग्गू खाना खाकर खेलने चला जाता है। रम्या अपने पति से कहती है, सुनो जी, कब तक यहाँ बारिश को देखते रहेंगे? आप ऐसा करो ना, शहर में ही जाकर कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपने बेटे को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो रम्या, मैं भी अब इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह। रम्या जल्दी करो, मुझे जल्दी निकलना होगा, तभी शाम से पहले जंगल को पार कर पाऊंगा, फिर आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम डुग्गू का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये लीजिए, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ इसमें बांध दिया है, आप ना इसको खा लेना रास्ते में। शाम भी सुबह सुबह एक पोटली लेकर जंगल के रास्ते से होता हुआ शहर की ओर निकल जाता है। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई थी। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। शाम वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने भुने हुए चने और गुड़ निकालकर खाने लगता है। तभी शाम की नजर जमीन पर चल रही दो चींटियों पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो चींटियों का घर बना है। शाम कुछ चने और गुड़ चींटियों को डालता है और चींटियां उसे खाने लगती हैं। तभी दो चींटियां एकदम से बड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते सुंदर परियों का रूप ले लेती है। शाम डर जाता है और वो एकदम उठ खड़ा होता है। घबराओ नहीं, हम जादुई परियां हैं। हम दोनों बहनें परी लोक से यहाँ घूमने आई थी और इसी पेड़ के नीचे एक साधु अपनी भक्ति में लीन था। हम दोनों को बहुत भूख लगी थी। अरे वो देखो, सामने उस साधु के पास एक पोटली है, लगता है इसमें खाने के लिए कुछ होगा, चलो देखते हैं। दोनों परियां साधु की पोटली उठाती हैं तो उसमें कुछ फूल बांधे थे। परियां गुस्से से उसके सारे फूल साधु के ऊपर फेंक देती हैं और उसे भला बुरा बोलने लगती हैं और साधु बाबा की भक्ति को वो दोनों भंग कर देती हैं और वो साधु बाबा दोनों को श्राप दे देता है और तब से वो दोनों परियां भी चींटियां बन जाती हैं। उन्होंने बोला था, अगर कोई राहगीर तुम्हें खाने के लिए कुछ देंगे तो उस दिन तुम दोनों अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी और अपने असली रूप में आ जाओगी। और देखो, आज तुम्हारी मदद से हम यहाँ अपने रूप में आ गई हैं। तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। मेरे पास एक बंजर खेत है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। अगर आप मेरी जमीन को उपजाऊ बना दो तो मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहकर ही उनका पेट भर सकता हूँ। ये लो, ये मटर के बीज हैं, तुम इसे अपने उस बंजर खेत में बो देना और सब अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों परियां वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। शाम अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है और अगले दिन दोनों अपने उस बंजर खेत में मटर के सारे बीजों को बो देते हैं और बाल्टी से सारे खेत में पानी से छिड़काव करते हैं। अरे भाई, इन दोनों को तो देखो कैसे बंजर खेत में पानी डाल रहे हैं। अब इसे कौन समझाए, बंजर भूमि से कुछ नहीं होता।
श्याम बिना कुछ बोले अपने काम में लगा रहता है। पता नहीं उस परी की बात सच भी होगी या नहीं। आप भगवान पर भरोसा रखो जी, सब अच्छा ही होगा। चलो अब हम घर चलते हैं। अगली सुबह दोनों अपने खेतों में जाते हैं। अरे रम्या, ये तो सचमुच में ही कमाल हो गया। अरे ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई है। शाम का पूरा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था और गांव के लोग मटर की खेती देखकर हैरान थे। रम्या, चलो आज इन मटरों को तोड़ लेते हैं और फिर बाजार में बेच देंगे। शाम 4 बोरी भरकर मटर तोड़ता है और उन्हें बाजार में जाकर बेचता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। ये लो रम्या, आज 5,000 रुपए। सुनो, मैं ये कुछ राशन भी लेकर आया हूँ। ठीक है जी, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आ जाओ, आज ना मैंने आपके लिए हमारे खेत की मटर की सब्जी बनाई है। क्या? मटर की सब्जी? अरे वाह, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। उसके बाद वो तीनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से शाम मटर तोड़कर बाजार जा रहा था, तभी उसे किशन देख लेता है। अरे ये शाम की बंजर भूमि से मटर की फसल कैसे तैयार हो गई, वो भी इतनी जल्दी। शाम भी मटर बेचकर अपने घर आ जाता है। रम्या, ये लो 8,000 रुपए की कमाई हुई है आज। ये सच में जादुई मटर ने तो सब कुछ ठीक कर दिया है। किशन खिड़की से उनकी बातें सुन रहा था और रात को ही शाम के खेतों में वो जाता है। आज मैं सारे मटर तोड़कर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे ये इन पैसों से कब तक खुश रहता है। किशन जैसे ही मटर तोड़ने लगता है तो मटर के सारे पौधे किशन को जकड़ लेते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे इन मटर के बेलों से बचाओ। किशन पूरी रात खेत में मटर के पौधों में फंसा रहता है और सुबह करके कैसे भी वो अपने आप को छुड़ाकर अपने घर आ जाता है। हे भगवान, आज तो मैं कैसे भी करके बच गया। अब आगे से कभी भी उसके खेतों में नहीं जाऊंगा। न जाने कैसे भूतिया मटर हैं। इधर शाम हर रोज मटर बाजार में बेचता था और उससे खूब पैसे कमा रहा था और वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करता था। रामू सीता के सामने खड़ा है। सीता ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। लक्ष्मी और रामू बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अरे मेरी प्यारी सीता, कितने प्यारे बछड़े को जन्म दिया है। हाँ, इतना खूबसूरत बछड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे तो आंखें हटाई ही नहीं जा रही। हम सीता के बच्चे का क्या नाम रखें जी? हम इसका नाम भोला रखेंगे। इसकी आंखें इतनी भोली और मनमोहक हैं। लक्ष्मी, तुम सीता और भोला का अच्छे से ख्याल रखो। अब मुझे चलना चाहिए और जरा मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से बीज ले आऊंगा। आज हम बीज बो देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद है हमारी फसल इस बार अच्छी होगी। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पोटली में पैसे ले आती है और रामू को दे देती है और कहती है, ये हमारी आखिरी पूंजी है जी। हे भगवान, इस बार हमारी फसल बचा लेना, वरना हमारे पास रहने को मकान और 2 टाइम की रोटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। इस बार बारिश भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। वहाँ उसे अपना दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम बहुत कपटी स्वभाव का था। अरे क्या बात है रामू, बड़े खुश लग रहे हो। वाह, बीज खरीदने आए हो। मुझे तो लगा था पिछली बार तुम्हारी फसल बर्बाद होने के बाद तुम खेती छोड़ ही दोगे।
अरे नहीं, मुझे खेती से बहुत प्यार है, छोड़ूंगा तो नहीं। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज सीता ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये सुनते ही श्याम के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। असल में उसके पास भी एक गाय हुआ करती थी, पर उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि श्याम ने पैसे बचाने के चक्कर में उसे मिलावटी खाना खिला दिया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रामू के पास अभी भी एक गाय है। खुशी की बात तो है। श्याम मन ही मन प्लान बना लेता है कि वो रामू की सीता के बच्चे को चुरा लेगा। उसके पास पैसे की कमी होती है। उसे लगता है कि बछड़े को बाजार में बेचकर उसके पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रात में जैसे ही वो भोला को चुराने की कोशिश करता है, वैसे ही सीता जोर जोर से रोने लगती है। इससे रामू की नींद खुलती है, पर जब तक वो बाहर आता है, श्याम भोला को लेकर उसके घर से निकल चुका होता है। वो श्याम के पीछे पीछे जाता है। बहुत मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर वो भोला को बचा लेता है। हाय राम, कैसा घोर कलयुग है। मेरी सीता के बेटे को चुराने का प्रयास किया गया। लोग आजकल पाप करने से पहले सोचते तक नहीं। पर सीता, तू चिंता मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुझे और भोला को आज तक नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो और लक्ष्मी खेत जाकर काम करते हैं। बहुत मेहनत से फसल उगने लगती है। दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से गांव में पानी की कमी हो जाती है और एक घनघोर बीमारी फैल जाती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को होने लगती है और अकाल आ जाता है। गांव में महामारी फैल जाती है। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती है और सभी लोग बीमार होने लगते हैं। रामू अपने घर पर खटिया पर बैठा होता है। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? महामारी और अकाल का कहर एक साथ। बहुत घनघोर संकट आ गया है। इस बीमारी से तो हम बच ही जाएंगे, पर इस बार अगर फसल बर्बाद हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे गांव के सभी लोग तो अपनी मेहनत का खाते हैं। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में लक्ष्मी रामू की ओर देखती है, पर रामू कुछ नहीं बोलता। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया? सुनिए ना, सुनिए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। रामू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? हमारी फसल कैसी है? पानी आया कि नहीं? और गांव के लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आप ये सब मत सोचिए, आपको आराम करने की जरूरत है। असल में रामू को भी महामारी वाली बीमारी हो जाती है। लक्ष्मी अपने घर आती है, पर वो बहुत परेशान थी। वो खुद से कहती है, अब क्या होगा? डॉक्टर ने इनके इलाज का खर्चा भी बताया है और फसल इस बार बर्बाद होने ही वाली है। मैं क्या करूंगी? गांव की हालत ऐसी है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। और वो रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी, रो मत लक्ष्मी। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और सूखे के कारण तुम्हारी फसल भी बर्बाद नहीं होगी। मैं रोज ज्यादा दूध दिया करूंगी। तुम ये अपने खेत में जाकर छिड़क दिया करना। तुम्हारी मटर की फसल लहला उठेगी और वो मटर कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जादुई मटर होगी। उसको जो भी खाएगा उसे पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं लगेगी। फिर सभी खुशी खुशी रह पाएंगे।
तुम कौन हो? तुम तो स्वयं भगवान हो हमारे लिए। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे भोले की जान बचाई थी। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ बहुत खुशी से रहती हूँ। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लक्ष्मी सीता को प्रणाम करती है और अगले दिन से रोज सीता ज्यादा दूध देने लगती है। लक्ष्मी रोज उस दूध को लेकर अपने खेत में डाल दिया करती थी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहला उठती है। बहुत अच्छे मटर हुए थे। लक्ष्मी उन मटर को पूरे गांव में बांटती है। उससे गांव में जो भी बीमारी फैली हुई थी उसका भी इलाज हो जाता है और रामू भी स्वस्थ हो जाता है और वो अपने घर वापस लौट आता है। लक्ष्मी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अचानक से महामारी भी ठीक हो गई और हमारी फसल भी बच गई। लक्ष्मी उसे पूरी कहानी बताती है। रामू सीता के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। पर एक परेशानी है। क्या हुआ लक्ष्मी? जो जादुई मटर की फसल हमारे खेत में हुई थी वो तो मैंने गांव के लोगों में बांट दी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अब इस साल हमारे पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचा है जी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है। राजा का दरबान वहाँ खड़ा होता है। आपके परिवार ने जादुई मटर से पूरे गांव को स्वस्थ बनाया है। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद रामू और लक्ष्मी इनाम पाते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो लोग सीता और भोला के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके गांव में भी सभी लोग अब एक स्वस्थ जीवन बिता रहे थे।